हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन्स गुणोत्तर माध्य। अभी तक हम मीन, मीडियन और मोड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन की। जियोमेट्रिक मीन में हम जस्ट थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे और जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं वो पोर्शंस कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जियोमेट्रिक मीन होता क्या है? जियोमेट्रिक मीन of a set of n observation is the nth root of their product. Geometric mean of a set of n observation is the nth root of their product. nth root का ये प्रोडक्ट होता है, मतलब इनके जो सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन है, मीन्स मान लिया हमने, माना यहाँ पे क्या होगा, लेट g इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन। n ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे? xi इक्वल टू x1 x2 अप टू xn। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जियोमेट्रिक मीन क्या है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या दिया है? x1 x2 xn। ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके प्रोडक्ट का nth रूट। अभी हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला बनाएंगे, बस डेफिनेशन को समझना है। क्या बोला उसने? जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन का सेट दिया हुआ, हमने माना है कि यहाँ पे x1 x2 xn क्या है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 10 20 30 40 जितने भी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है? n ऑब्जर्वेशन का एक सेट है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है? इज nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जब ये ऑब्जर्वेशन दिए, इनका क्या करना? प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका प्रोडक्ट करके क्या करना है? nth रूट करना है। वो क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिक मीन। देखो, जियोमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट x1 इंटू x2 डैश 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 हो जाएगा इंटू xn। ये तो हो गया क्या? प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोला डेफिनेशन ने? प्रोडक्ट। तो हमने x1 इंटू x2 इंटू xn, ये डॉट लगा है, मतलब यहाँ पे इंटू का सिंबल है। अब क्या बोल रहा है? इस प्रोडक्ट का nth रूट। nth रूट जैसे हम क्या करते हैं, 1/2 को ऐसे लिखते हैं रूट में, तो यहाँ पे रूट में nth रूट ऐसे लिखते हैं। nth रूट मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/n। तो क्या हो जाएगा? 1/n। तो क्या हो गया? ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जियोमेट्रिक मीन क्या है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट दिया है उसका nth रूट है, 1/nवां भाग है, ये हमारा जियोमेट्रिक मीन होता है। ये डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों, जैसे सिंपल से नॉर्मल से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज 2 8 16 इज, इस तरीके से 2 8 16 का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज में फॉर्मूला याद नहीं रखा जाता और इतने सारे फॉर्मूले में याद नहीं रख सकते। कुछ जगह कॉन्सेप्ट भी काम करता है, डेफिनेशंस भी काम करती है। तो डेफिनेशन हमें पता है, उसी से हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। यहाँ क्या बोला है? सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास यहाँ क्या है? एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है। फिर बोला है nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब पहले क्या करना है? इसका प्रोडक्ट करना है, 2 इंटू 8 इंटू 16 nth रूट ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? n इक्वल टू 3 है, तो जहां पर n है वहां पे क्या आ जाएगा? 3। तो 1/n था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3। जितने ऑब्जर्वेशन है 1/3, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1/3। यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन था इसलिए nth रूट था। अगर 3 ऑब्जर्वेशन हो गए तो ये 1/3 होगा। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 इंटू 8 इंटू 16 की पावर 1/3 हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको भी क्या करेंगे? तोड़ेंगे। इस 8 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2 की पावर 3। वैसे 16 को भी तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4
होल पावर कितनी हो जाएगी 3। जब भी हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, आपस में जोड़ जाती है। जब बेस सेम है, सब जगह क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जब ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर जो है घातें जुड़ जाती है। कैसे जुड़ेगी, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाए 4 और 3 7 और 1 8, 2 की पावर 8 होल पावर 1/3। तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, तो हमारा जियोमेट्रिक मीन क्या है बच्चों, जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा 2 की पावर 8/3। ये हमारा जियोमेट्रिक मीन है। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये सम संख्या विषम संख्या है, काटोगे तो अपन तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो छोटे से सिंपल टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि 2 4 8 दे दिया तो उसका जियोमेट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन में नंबर होना चाहिए। देखो ये मल्टीप्लाई में 2 के मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, ये 8 के मल्टीप्लाई में 16 आ रहा है। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि सीरीज दे देते हैं और पूछ लेते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। तो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या है क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, जैसे अरिथमेटिक मीन में बनाया था। ओके, अब यहाँ हम बात करते हैं बच्चों इसी के आगे। ये तो सिंपल अनग्रुप डाटा वाला टाइप हो गया है ना, कि सिंपल हमें सीरीज देती है तो कैसे निकालते हैं। लेकिन जब क्या है कैलकुलेशंस ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज दे देंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा लॉग। क्या लेना पड़ेगा, लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, जब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्यूटेशनल और इजी करना है, इसका कैलकुलेशन और इजी करना है, या हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिया हुआ है, तो हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको बोला जाता है कि ये सोल्व करने में इजी नहीं है, इसको कैलकुलेशन करना इजी नहीं है, समझना इजी नहीं है। तो दोनों तरफ बच्चों जब लॉग लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, log g इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा log ब्रैकेट में x1 इंटू x2 इंटू अप टू xn की पावर 1/n। आपने log का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। अगर log m की पावर n होता है तो वो क्या होता है, n log m। ये n जो है यहाँ सामने आ जाता है, ये log का फॉर्मूला होता है। log m की पावर n होता है n log m। तो यहाँ पे log m की पावर n मतलब m की जगह ये पूरा है और n की जगह ये है, तो ये क्या आ जाएगा सामने 1/n हो जाएगा, ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू अप टू xn। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है log का, वो क्या होता है, log m इंटू n। log m इंटू n होता है तो क्या हो जाता है वो, log m प्लस log n हो जाता है। दो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है तो वो प्लस में अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है x1 डॉट x2 डॉट अप टू xn मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n log, ये ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, log x1 प्लस log x2 प्लस अप टू log xn। इस तरीके से क्या होगा, इस फॉर्मूले से log m इंटू n इजिकल टू क्या होगा, log m प्लस log n होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x1 प्लस log x2, ये मल्टीप्लिकेशन में, और अप टू log n। अब 1/n बाहर, यहाँ से क्या होगा 1/n बाहर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी वैल्यू प्लस के अंदर है, log x1 प्लस log x2 प्लस log अप टू log xn। तो यहाँ पे होगा क्या, इस पूरे को देखना है हमें। तो ये तो हमारा इस तरफ क्या हो गया, log g, और यहाँ पे क्या बचा 1/n। अब अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, ये सारी वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो प्लस की जगह हम क्या ले लेंगे, समेशन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, समेशन log xi, ऐसा हो जाएगा। देखो i इजिकल टू 1 to n, अगर मैं इस i की जगह 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, log 1, समेशन है तो प्लस, फिर log 2 प्लस अप टू log n, वापिस ये वाली सीरीज बन जाएगी। तो हमारा निकल के क्या आया फार्मूला, अभी फार्मूला नहीं आया है। हमें क्या चाहिए, जियोमेट्रिक मीन g चाहिए। तो g चाहिए तो log को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो g इक्वल टू ये हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग 1/n ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा समेशन log xi। तो ये जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन के आता है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो, अगर आप मेथड आप समझ गए हैं कि कैसे फार्मूला बना है तो आप फार्मूला बना सकते हो। ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल में कैसे होगा, जब ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल दिया है या फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है,
ग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल, या ऐसा लिख सकते हो ग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज दी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा बस है, फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा जी इक्वल टू एंटी लॉग 1 अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल एन इन ब्रैकेट समेशन, ये हो जाएगा एफ आई लॉग एक्स आई, ये बनेगा ग्रुप डाटा का फॉर्मूला। इसका भी प्रोसीजर होता है पूरा निकालने का, पर हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, एक हमने समझ लिया, सेम वैसी प्रोसीजर होती है उसको निकालने की। तो ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला था, ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला हो गया जियोमेट्रिक मीन में। ठीक है बच्चों, कंबाइन जियोमेट्रिक मीन या ग्रुप्ड जियोमेट्रिक मीन या कंपोजिट जियोमेट्रिक मीन की, है ना। कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन या ग्रुप्ड जियोमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे होता कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास दो सीरीज है, ठीक है, इफ n1 and n2 is the size of the सीरीज, ठीक है, n1 n2 क्या है यहाँ पे सीरीज की साइज दी हुई है, एंड g1 एंड g2 आर द जियोमेट्रिक मीन ऑफ रिस्पेक्टिव सीरीज। उस सीरीज का जो n1 n2 सीरीज दी है उनके क्या दिया हमें जियोमेट्रिक मीन g1 और g2, देन जियोमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। कंबाइंड सीरीज का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन कंबाइंड सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, g इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2। अब यहाँ पे log g1, ठीक है, log g1 इक्वल टू n1 प्लस g1 प्लस n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन निकालना तो क्या हो जाएगा, log इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एंटी log इन ब्रैकेट में n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपन में हो जाएगा n1 प्लस n2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्ड, मतलब यहाँ पे हमें पूछा जाए कि हम क्या जियोमेट्रिक मीन की आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, तो हम जियोमेट्रिक मीन की बच्चों फर्दर स्टडी कर सकते हैं। मतलब जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, केपेबल होता है फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के लिए, कि हमें अगर दो सीरीज दे दी और उसका जियोमेट्रिक मीन दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके एक नया जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये फार्मूला है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, सिंपल से पूछा जाता है कि कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है जियोमेट्रिक मीन में, तो बस वो हमें स्टडी करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की, ठीक है, कि क्या इसके मेरिट्स होते हैं, क्या इसके डिमेरिट्स होते हैं। क्लियर है, तो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन, है ना। तो इसको भी हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो 5 और 6 कैरेक्टर है उसको हमें माइंड में रखना है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके कैरेक्टर भी लिखना है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो कैरेक्टर्स थे, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई पिता है और उसके 5 बच्चे हैं तो हर कोई पिता चाहता है कि मेरे बच्चों में क्या होना चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए। अब वो कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं नहीं होते हैं वो बात की बात है। तो अभी तक हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, कुछ कैरेक्टर होते हैं कुछ कैरेक्टर नहीं होते तो वो डीमेरिट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है जियोमेट्रिक मीन कितने कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। तो फर्स्ट वन बात करते हैं, इट इज रिजिडली डिफाइन। भाई इसको आसानी से डिफाइन तो कर सकते हैं, ठीक है, इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हमें पहले क्या करना, प्रोडक्ट करना, उसका nth रूट निकालना है, तो ये हम इजीली हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, सेकंड क्या था, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। बट यहाँ पे हमें इसको समझना इजी नहीं है और उसकी कैलकुलेशन भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो जो मैथमेटिकल पर्सन नहीं होता है या जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो इसको नहीं कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है मैथमेटिकल का उसको ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये डीमेरिट्स में चला जाएगा। क्लियर है? अभी हम क्या बात कर रहे हैं, मेरिट्स की। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरिट्स।
तो ये जो पॉइंट है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन जो है इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये सारे आंकड़ों पर निर्भर करता है। अभी हमने क्वेश्चंस किया था, तीन आंकड़े दिए थे, तीनों आंकड़ों का यूज करके हमने जियोमेट्रिक मीन निकाला था। ठीक है, तो ये सारे आंकड़ों पर निर्भर होता है। एक बात मैंने बताई थी कि ये पॉइंट और एक और पॉइंट है जो हमेशा साथ में आएंगे कि जब सारे आंकड़ों पर निर्भर होता है तो सैम्पलिंग के कारण जो फ्लक्चुएशन या जो एरर आती है वो क्या होती है, कम से कम आती है। तो इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, जो सैम्पलिंग से एरर आएगी वो कम से कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सारे आंकड़ों पर निर्भर है। जब हम सारे आंकड़ों को लेके स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एरर नहीं आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सारे में से 10 में से अगर दो को ले लिया और फिर स्टडी की तो क्या आएगा, एरर होने के चांसेस रहेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज, और क्या हो सकता है, इट इज केपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, इट इज केपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मीन्स इसकी हम आगे भी ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आगे भी गणना करने की क्षमता होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ज्योमेट्रिक मीन का हम कंबाइन करके निकाल सकते हैं। अगर एक सीरीज दी हुई है उसका ज्योमेट्रिक मीन दिया है, दूसरी सीरीज दी है उसका ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंबाइन करके एक नया ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आगे और कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है। नाउ द फिफ्थ वन इज, ये क्या करता है, जो स्मॉल अमाउंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट उसको क्या कहता देता है, मोर वेटेज देता है। लेकिन वो इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल आइटम, इट गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल आइटम्स। ये क्या कहता है, स्मॉल आइटम्स को ज़्यादा, जो स्मॉल आइटम्स होते हैं या छोटी वैल्यूज होती है उनको ज़्यादा वेटेज देता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स ज़्यादा नहीं है इसमें, बट जो भी है इंपॉर्टेंट है। डीमेरिट्स, अब इसके डीमेरिट्स, पहला डीमेरिट्स क्या होगा, पहला तो डीमेरिट्स ये है, इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट और समझना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें लॉग और एंटी लॉग थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। तो इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। ठीक है, इसको समझना आसान नहीं है और इसकी गणना करना भी आसान नहीं है। दूसरा, इफ़ एनी वैल्यू इज जीरो देन जियोमेट्रिक मीन्स बिकम जीरो। इफ एनी वैल्यू is 0 then geometric mean becomes 0। ठीक है, क्यों 0, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन नेचर होता है। जैसे हमने बोला कि 2, 4 और 8 का क्या निकालो, जियोमेट्रिक मीन निकालो, और एक वैल्यू दे दी 0, है ना। तो क्या होगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन 4 है तो हम क्या करते हैं, 2 × 4 × 8 × 0, और किसी का भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में 0 होता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर कोई एक भी वैल्यू सीरीज में 0 है तो जियोमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके डीमेरिट्स हो गए। बस 2 ही डीमेरिट्स है इसके, और ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारा कंप्लीट है। जियोमेट्रिक मीन में बच्चों हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल के जो क्वेश्चंस है वो जनरली पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि इसमें लॉग और एंटी लॉग वाला इशूज रहता है, तो इतने क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। क्लियर है। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही, ज्योमेट्रिक वाला पार्ट हम बस इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।